प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। रूस के लिए सीधी सुरक्षा चुनौती। नेटो की सैन्य मौजूदगी रूस की सीमाओं तक पहुंच जाएंगी और रूस और नेटो देशों के बीच सीधी जंग की शुरुआत को लेकर जिस तरीके से ये एक्सक्लेमेशन बेल सर हमने लगाया है, इसको जरा आप समझा दीजिएगा, क्योंकि यूरोप की स्थिरता प्रभावित हो सकती है और यूक्रेन की सुरक्षा पहले से मजबूत होगी। रूस यूरोप के बीच शीत युद्ध जैसी स्थिति। हालांकि एक और इंफॉर्मेशन, रूस की प्रतिक्रिया क्या होगी इसको लेकर भी जानना जरूरी है, क्योंकि अपनी सैन्य मौजूदगी रूस जाहिर सी बात है बढ़ा सकता है। चीन, ईरान और उत्तर कोरिया के साथ सैन्य गठबंधन भी संभव है। लेकिन लंदन बैठक के बाद यूरोपीय संघ और रूस के बीच जिस तरीके से टकराव बढ़ता जा रहा है, कुछ और इंफॉर्मेशन आपके लिए यहां पर जानना जरूरी है कि यूरोपीय संघ और रूस की सैन्य ताकत क्या है, कौन किस पर भारी पड़ सकता है। ये एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रही हूं, जहां सैन्य बजट के तौर पर अगर आप बात करेंगे तो ओवरऑल यूरोपीय संघ का सैन्य बजट है $300 मिलियन, जबकि रूस का है $300 बिलियन। नहीं, ये इंफॉर्मेशन हमें करेक्ट करनी होगी कि आखिर किस तरीके से ये सैन्य बजट को लेकर आ रही है, क्योंकि $86 बिलियन है। ये कुछ करेक्शन इसमें करने की जरूरत है। लेकिन बहल सर, योर रिस्पॉन्स ऑन दिस। या सबसे पहले कहूंगा, जो कोलिशन ऑफ द विलिंग है उसके अंदर सारे कंट्रीज नाटो के नहीं है। जैसे कि हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, ना कि पीस की तरफ बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी फ्रैक्चर्स हैं यूरोप के अंदर। दूसरी चीज आती है कि नंबर ऑफ ट्रूप्स ऑन ग्राउंड, बूट्स ऑन ग्राउंड होना बहुत जरूरी है। लेकिन बूट्स ऑन ग्राउंड कौन देगा? पूरा यूरोप की जो ताकत है वो है 15 लाख के करीब, लेकिन उनको अपने देश के लिए भी चाहिए और यूक्रेन के लिए भी चाहिए। तो कितने वो स्पेयर कर पाएंगे? और अमेरिका जो इस समय 1 लाख के करीब बूट्स ऑन ग्राउंड है, वो बढ़ा सकता है 3 लाख तक। लेकिन अमेरिका को यह जरूरी होगा कि अमेरिका अपनी फोर्सेस को कम करता रहे ताकि जेलेंस्की के ऊपर प्रेशर पड़े। और जो जेलेंस्की कह रहा है कि हमको नाटो में ज्वाइन करो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, यह पूरा युद्ध ही शुरू हुआ है कि जेलेंस्की नाटो में जाना चाहता था। अगर वो ये पॉइंट रहेगा तो रशिया कभी भी युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं होगा और ये लड़ाई बढ़ती रहेगी एक वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ, जो कि ट्रंप ने कहा था। और आखिरी चीज मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि 250 बिलियन यूरो की और जरूरत होगी एक्स्ट्रा डिफेंस स्पेंडिंग की, अगर ये युद्ध होता है उस यूरोप के अंदर। और ये युद्ध यूरोप के अंदर जो होगा, नाटो कंट्रीज का नहीं होगा, ये कोलिशन ऑफ द विलिंग होगा जो उसको ज्वाइन करना चाहते हैं। लास्ट चीज जो मैं इस पे कहना चाहूंगा कि ट्रंप कभी भी अग्री नहीं करेंगे जेलेंस्की के साथ, ना नाटो के लिए अग्री करेंगे, ना अपने बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए अग्री करेंगे, ना वो अग्री करेंगे जो उनका $968 बिलियन का 22% हिस्सा जो पिछले साल उन्होंने दिया था यूक्रेन को एज एड। और सबसे बड़ी जो $71 बिलियन के हथियार हैं वो तो अमेरिका ने दिए, या अमेरिका ओरिजिन हथियार हैं। और जो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आती है कि इसको कमांड एंड कंट्रोल कौन करेगा अगर यूएस नहीं है, क्योंकि अभी तक यूएस के जनरल्स कमांड एंड कंट्रोल कर रहे थे। और अगर इसको कोई यूरोप का करेगा, इतनी सारी सेनाओं को कंट्रोल करना और कमांड में लाना और उनको एक जगह कोऑर्डिनेट करके ऑपरेट करना बहुत ही मुश्किल होगा। एक मुश्किल ये भी है सर, क्योंकि यूरोप की ये चेतावनी को लेकर खबर आई है, जहां उन्होंने खुद कहा कि रूस से मुकाबला आसान ही नहीं है। पुतिन के खिलाफ यूरोप के पास पर्याप्त हथियार नहीं और यूरोप को 1000 और परमाणु हथियारों की जरूरत है। रूस के पास 1500 से ज्यादा परमाणु मिसाइल। पुतिन के खिलाफ जिस तरीके से ये रणनीति बन रही है और पुतिन के खिलाफ जेलेंस्की को मिल रहा ये यूरोप सपोर्ट कितना कारगर साबित हो सकता है, इसको लेकर अभी तक हमने चर्चा की है। लेकिन पुतिन के खिलाफ यूरोप का ये एंड प्लान जरा आपके सामने रख रही हूं, क्योंकि यूरोप को 1000 और परमाणु हथियारों की जरूरत है। रूस के पास अभी 1500 से ज्यादा परमाणु मिसाइल हैं और फ्रांस और ब्रिटेन के पास कुल 450 न्यूक्लियर हथियार। अब जर्मन एक्सपर्ट मैक्सिमिलियन टेरहाले ने जिसको लेकर यह दावा किया है, वही इंफॉर्मेशन आपके सामने है। ट्रंप का रूस से दुश्मनी को दोस्ती में बदलना गंभीर है। मायने क्या है? क्योंकि यूरोप को रूसी हमले का डर है और रूस से सीधी जंग आसान जाहिर सी बात है सुमित नहीं होगी। यहां पर यूएस सैनिकों की वापसी से जिस तरीके से दबाव बढ़ा है, उसको लेकर अभी तक हम सुमित चर्चा करते आए हैं। लेकिन पुतिन और ट्रंप की नजदीकी भी तो यही सबसे बड़ा संकेत है कि नई परेशानी ला सकती है। सुमित, देखिए, ये बात तो क्लियर है कि लगातार जेलेंस्की को पूरे यूरोप का साथ मिला, लेकिन पूरे यूरोप में हंगरी और कई ऐसी कंट्री है, जर्मनी भी खास तौर पर, जो इस बात में अभी भी बहुत पछोपेश में है कि आखिरकार जेलेंस्की की मदद अगर करेंगे तो उनकी इकोनॉमी का क्या हाल होगा। वहीं दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि व्लादिमीर पुतिन चुप बैठे हुए, लगातार व्लादिमीर पुतिन इसको लेकर एक डिप्लोमेटिक सर्कल्स भी तैयार कर रहे हैं।
पुतिन ने, आपको याद होगा, राष्ट्रपति बनने के साथ ही कई महत्वपूर्ण दौरे किए थे, जिसमें उन्होंने वियतनाम का दौरा किया, उन्होंने चीन का दौरा किया। ये तो उनके पाले में थे ही, लेकिन अब उनके पाले में अमेरिका भी आ गया, उनके पाले में इजराइल भी लगातार आ रहा है। तो ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सबको अपना इंटरेस्ट रशिया के साथ दिखता नजर आ रहा है, और यही वजह है कि अमेरिका, इजराइल जैसे देश जो लगातार एक बड़े पावर सेंटर्स हैं, वो भी अब रूस के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और अगर न्यूक्लियर पावर छोड़िए, अगर मैन ऑन ग्राउंड अगर लाने की बात भी की गई तो निश्चित तौर पर उस पर रोकने में सबसे पहले अमेरिका ही उसको विरोध करेगा, लगातार उसका इजराइल ही विरोध करेगा। और ये रूस के लिए एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है, और ये रूस जानता है कि अगर ये लोग आ भी गए तो निश्चित तौर पर वो जो लगातार इस युद्ध की शुरुआत होने से पहले 3 साल पहले कह रहा था कि उसकी जंग नाटो से है, और अभी दोबारा से सवाल उसी से उस पर आ गया कि ये जंग सीधे नाटो यूरोपियन देशों से है, वो उसको प्रूव करके बैठेगा। और रूस बहुत अच्छे से इस स्ट्रैटेजीज को मेंटेन कर रहा है। लेकिन एक सवाल, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या मनीष ये नहीं आता कि इसी लंदन बैठक ने रूस की भी चिंता बढ़ा दी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अगली खबर सुनिए। यूरोप के एक होने से क्रेमलिन पर भारी दबाव को लेकर यह दावा किया जा रहा है, और 3 साल में रूस के सामने ये सबसे बड़ा संकट माना जा रहा है। क्यों? यूरोपीय देशों के गठबंधन से क्या पुतिन परेशान है? यूरोपीय देशों के एक होने से रूस और यूरोप जंग के बड़े आसार को लेकर तो हम अभी तक चर्चा करते आए हैं, लेकिन अब एक और इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रही हूं, और ये सवाल आगे मनीष आपसे यूरोप की उस रणनीति को लेकर करूंगी जहां लंदन में यूरोपीय देशों की बैठक के बाद रूस की चिंता क्या बढ़ गई है, क्योंकि यूरोपीय देशों की ओर से यूक्रेन को समर्थन के ऐलान के बाद से ही रूस के सामने क्या चुनौतियां हैं ये समझना जरूरी है। यूरोप का नया सैन्य गठबंधन कैसे पुतिन के लिए बड़ा संकट बन सकता है? रूस पर सैन्य और कूटनीतिक और सैन्य दबाव बढ़ेगा। यूरोप ने कहा है कि यूक्रेन की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है, और ऐसे हालात में रूस को नए सिरे से मोर्चेबंदी भी करनी होगी, क्योंकि यूरोप पहले से ज्यादा एकजुट नजर आ रहा है। इसमें फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों की राय अब बदल गई है। ब्रिटेन ने यूरोप को रूस के खिलाफ एकजुट कर दिया है, और यूरोप सीधे सैन्य हस्तक्षेप भी कर सकता है। अब यूक्रेन में ब्रिटेन और फ्रांस की सेना युद्ध के बाद भी मौजूद रहेगी। ऐसे में रूस के लिए पश्चिमी सीमा पर सैन्य खतरा स्थायी बना रह सकता है, और यूरोपीय देश नेटो से अलग गठबंधन बनाएंगे, जिसे रोक पाने के लिए रूस के पास कूटनीतिक आधार भी नहीं होगा। एक आशंका यह भी जताई जा रही है कि क्या इन सब के पीछे अमेरिका का हाथ है। ऐसी भी आशंका जताई जा रही है कि ये ब्रिटेन और अमेरिका की संयुक्त रणनीति हो सकती है, और यूरोप के और आक्रामक होने पर अमेरिका को अपनी भूमिका साफ करनी होगी। मनीष, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि रूस जानता है कि यूरोप की असली ताकत क्या है, और उसको रूस से बेहतर कोई नहीं जानता है। रूस में, यूरोप में केवल स्विट्जरलैंड की हसीन वादियाँ नहीं है जहाँ पर लोग छुट्टी मनाने या हनीमून मनाने जाते हैं। दुनिया की 100 बड़ी रक्षा कंपनियों में से 33 कंपनी यूरोप में शामिल है। आज आप जो रफाल फाइटर जेट को हमने खरीदा है वो कहाँ बन कर आया है? वो फ्रांस में बन कर आया है। ब्रिटेन के पास यूरो फाइटर जेट है। तो कहने का मतलब यह है कि यूरोप के पास वो स्ट्रेंथ है। ये सच बात है कि अगर रूस से आज आप तुलना करें तो रूस के पास जहाँ 5000 परमाणु बम है, यूरोप के पास 500 परमाणु बम है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर परमाणु युद्ध की नौबत आती है तो 2, 4, 5, 10 ही काफ़ी हैं, उसके लिए 500 से ज़्यादा नहीं चाहिए होगा। और इस बात को पुतिन बखूबी समझते हैं, इसीलिए पुतिन के लिए ये ज़्यादा बड़ा टेंशन है। जिस वक्त यूक्रेन से उनका लड़ाई हो रहा था, उस वक्त वो उनका होम ग्राउंड था, वो यूक्रेन का चप्पा चप्पा जानते थे। लेकिन जब यूरोप से लड़ाई होगी तो यूरोप में उन्हें तमाम तरह की दिक्कतें आएंगी, और उसके बाद अमेरिका को युद्ध लड़ने का वैसा एक्सपीरियंस नहीं है जैसा यूरोप के पास है। यूरोप ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा है, और 2000 सालों में ना जाने कितने वर्ल्ड वॉर लड़े हैं, जबकि अमेरिका ने ऐसा कोई जंग अब तक नहीं लड़ा है। इसलिए आज के यूरोप को सब देखकर यह अंदाजा लगाना कि ये यूरोप लड़ने वाला यूरोप नहीं है, ये गलत होगा। जिस दिन यूरोप ने ये डिसाइड कर लिया तब उसे रूस से लड़ना है, उसके बाद से यही वजह है कि इस वक्त जिस तरीके से बैठकें हुई हैं और जिस तरीके से ऐलान हुए, उस आधार पर क्या बड़े फैसले लिए जाने वाले हैं, उस पर नजर रहेगी। आप सभी हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।